हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं भरत कुमार और हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए। ध्यान रखना, पेपर फर्स्ट है और फर्स्ट में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जान रहे हैं चीन के अंदर जो एक प्रमुख दल है साम्यवादी दल है। तो उस साम्यवादी दल की भूमिका, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, क्योंकि लास्ट में जिनकी विभिन्न सरकारें हैं या जिनकी शासन व्यवस्था हैं उनसे संबंध में पढ़ने के बाद लास्ट में आ रहा है कि इनके राजनीतिक दल कौन कौन से हैं विभिन्न अलग देशों में, और कहाँ पे दो दलीय राजनीति है, बहुदलीय या एकात्मक या एक दलीय राजनीति है। तो चीन में एक दल ही सर्वाधिक शक्तिशाली प्रमुख हैं, बाकी छोटे मोटे और भी दल हैं लेकिन वो उनका वजूद ना के बराबर है। तो यहाँ पे चीन में एक ही सर्वाधिक शक्तिशाली दल है, वो साम्यवादी दल। तो साम्यवादी दल की भूमिका या उसके कहते इतिहास के साथ वर्तमान दृष्टिकोण को भी हम देखेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ दल और शासन के बारे में। तो ध्यान रखना है कि साम्यवादी चीन की दलीय व्यवस्था विश्व के अन्य प्रजातांत्रिक जो देश हैं उससे भिन्न है, क्योंकि बाकी देशों में अगर आप देखें तो वहाँ के जो राजनीतिक जो दल हैं उनका सरकार चुनावी क्षेत्र में तो भूमिका होती है, यानी जो भी दल है वो बहुमत प्राप्त कर लेता है, उसके बाद ही उसका कुछ वजूद होता है। लेकिन यहाँ पे साम्यवादी दल हैं, इसको हम कहें कि सरकार का तीसरा सदन भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब सरकार अस्तित्व में नहीं हो, जब सदन अस्तित्व में नहीं हो, तब ये दल एक सुचारू नियम विधान भी कर सकता है। तो काफ़ी अलग और विभिन्नताओं से परिपूर्ण ये राजनीतिक दल हैं साम्यवादी, क्योंकि चीन की साम्यवादी दल की काफ़ी जड़ें मजबूत हैं, और हम ये कहें कि चीन भी एक साम्यवादी देश है तो इसका एक प्रमुख कारण है इस राजनीतिक दल की वजह से। तो हम बात करें कि सोवियत जो रूस है उसकी जो विचारधारा थी साम्यवादी दल की, उसको ही बढ़ाने में, उसको ही प्रभावशाली रूप से अपनाने में चीन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चीन से पूर्व सोवियत संघ की भांति साम्यवादी दल और शासन में भेद करना कठिन है और दोनों के बीच विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है। इन दोनों ही देशों में दल की वास्तविक शासन शक्ति और विभिन्न शासकीय संस्थाएं भी नीति को क्रियान्वित करने के साधन होते हैं। तो इस तरह से ये जो दल हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और सरकारी नीतियों में या के सरकार के अंतर्गत भी काफ़ी कहते हैं ना वजूद रखता है। तो इस दल के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि साम्यवादी दल का उद्भव कैसे हुआ और कब दल, ठीक है ना, इस दल का उदय, किस तरह से इस दल का उदय हुआ है और किस तरह से प्रभावशाली होता गया, वो हम देखेंगे। तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले साम्यवादी दल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और जब ये हुई उस समय इसके जो सदस्य थे 13 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इस समय इसके 13 सदस्य थे, और वे सदस्य क्या थे? अराजकतावादी थे। अराजकतावादी या अलग कैटेगरी के मान लीजिए कि 13 अराजकतावादी, उग्रपंथी या कट्टर मार्क्सवादी कहिए। तो इस तरह से 1921 में 13 लोगों ने मिलाकर साम्यवादी दल की स्थापना की। और ये दल जब टाइम आया 1925 तो इस दल की संख्या में बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना, संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। और शुरुआत में अगर आप सोचें कि इन दल का नेतृत्व करने के वाले कौन थे, ठीक है ना, हम बात करेंगे शुरुआती नेतृत्व। शुरुआती नेतृत्व है वो किसने किया, समझ में आ रहा है ना आपको? इस दल की प्रारंभिक बागडोर है वो किन लोगों के हाथ में थी? तो वो है शेन नू शे, ये चाइनीज नाम है, शेन नू शे, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज भी आपको पता ही होगा, श का साउंड काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें। दूसरा है ली शान, दूसरा जो विद्वान है वह है ली शान। तो ये दो लोग थे जिन्होंने इस दल को प्रारंभिक स्टेज में संभाला था, और 1925 में इनकी संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। जब टाइम आया 1933 1933 टाइम 1933 आया, उस समय इस दल का नेतृत्व माओते, इस दल का नेतृत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माओ से तुंग नाम के विद्वान के हाथों में आया। समझ में आ रहा है ना? या मो नहीं है, सिर्फ माओ से तुंग। अब ये एक चीज़ आप ध्यान रखना
इसको आप कहते हैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट से ध्यान रखना, क्योंकि चीन के साम्यवादी दल को मजबूत और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में जो रोल या जो भूमिका अदा की है वह विद्वान है माओ त्से तुंग। इसने इस दल को कहते हैं ना एक सुनहरे स्टेज में, सुनहरे अवसर में लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि इसने इस दल में काफ़ी बढ़ोतरी की। हम बात करें कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति तक इस दल के सक्रिय सदस्यों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी हम बात करें 1945 के आसपास, 1945 के आसपास इस दल के कितने मेंबर हो गए, 10 लाख सदस्य हो गए इस दल के। तो ये दल धीरे 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 शक्तिशाली होता गया और इसके मेंबर भी बढ़ते गए, और इसी तरह इसकी संख्या में और बढ़ोतरी होती गई। और समय आया 1949, चीन की मुख्य भूमिका शासन सत्ता इसके हाथों में आ गई। जब समय आया 1949, तो चीन शासन की जो बागडोर है, बागडोर इसके हाथों में आ गई, बागडोर इसके हाथों में आ गई, यानी शक्तिशाली हो गया ये दल। तो इस तरह से इस दौरान हम बात करें 1949 के अंतर्गत इस मेंबर की सदस्य संख्या हो गई 45 लाख सदस्य। कितने सदस्य धीरे धीरे हो गए, 45 लाख सदस्य जुड़ गए, और इसकी शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। और इस तरह समय आया 1977, यानी 1977 में इस दल ने, साम्यवादी दल ने काफ़ी पहले से नया एक कह सकते हैं उत्पादन या नई विचारधारा बढ़ाई, और एक चीन की जो शासन व्यवस्था है ना, चीन का जो शासन चलता है उसका केंद्र बिंदु ही ये दल बन गया। तो 1977 में इस दल की सदस्य संख्या पहुंच गई 50, यानी 3 करोड़ 50 लाख मेंबर हो गए। किसके मेंबर हो गए, इस साम्यवादी चीन की पार्टी के। और इस तरह से 1990 के आसपास अगर बात करें तो इसकी जो सदस्य संख्या है वो 8 करोड़ हो गई। कितनी हो गई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दल ने अपने पैर प्रचार दिए और ये काफ़ी अस्तित्व भी रखती है चीन की राजनीति और साम्यवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत। अब ये तो आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इस दल का कोई सदस्य बनता है तो उस सदस्य के बारे में जानेंगे, इसकी सदस्यता कैसे ली जाए। समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि दल की सदस्यता कैसे ली जाए। चीन का जो साम्यवादी दल है वो बाकी देशों के दल से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ की जो शुरुआती हम व्यवस्था देखें तो वो भी अलग हैं, और इसकी शासन व्यवस्था में इसके पांव जमे हुए हैं, और इसके बदौलत इस चीन की व्यवस्था भी चलती है, क्योंकि चीन है एक साम्यवादी देश के तौर पे जाना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात करते हैं कि इन दल की सदस्यता कैसे ली जाए। दल की सदस्यता, ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस दल की जो सदस्यता है, या हम कहें कि अन्य देशों के साम्यवादी दलों की तरह इस दल की इकाई का प्रमुख कार्य क्या है, सदस्य भर्ती करना। अब ये इस दल के कुछ सिद्धांत हैं। तो धारा फर्स्ट, इनकी जो धारा फर्स्ट पहली जो धारा है उस धारा के अनुसार इस दल का सदस्य बनने के लिए 4 बातों का पालन करना चाहिए। 4 शर्तें आवश्यक हैं। इसके अनुसार 4 शर्तें निर्धारित की गई है। कौन सी की है, क्या 4 शर्तें आवश्यक पालन करें। तो कोई भी सदस्य इस पार्टी का सदस्य, कोई भी जो व्यक्ति इस पार्टी का सदस्य बने, उससे पहले 4 शर्तों को बखूबी से पालन करने के उपरांत ही उसे पूर्णतः सदस्य माना जाता है। तो यहाँ पे हम कंडीशन तय करते हैं कि पहला क्या है। तो पहला यहाँ पे कहा गया है कि 4 शर्तें हैं। जो पहली शर्त हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं वह है कि दल के कार्य और संविधान को स्वीकार करना। दल के कार्य एवं संविधान, इस देश का जो संविधान है उस संविधान को स्वीकार करना, उस संविधान को स्वीकार। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली शर्त क्या है कि जो मेंबर बनेगा वो इस दल के कार्यों
और संविधान का पालन करेगा, यानी इसको स्वीकार करेगा। दूसरी कंडीशन है दल के किसी संगठन के संबंध होना, दल के किसी संगठन के संबंध होना और उसके कार्य स्वीकार करना, संबंध होना और उसके कार्य जो भी है उस दल के, उस कार्य है दल उसको स्वीकार करना। दूसरी शर्त समझ में आ गया, यानी दल के जिस भी संगठन में आप, क्योंकि इनका दल का अलग अलग संगठन है, ठीक है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर लेवल है, तो जिस भी संगठन में आप जुड़े हैं, दल के जिस लेवल में हो, आपको क्या करना है, उस दल के संबंधित जो भी कार्य है, उस दल के कार्य जो दिए जाते हैं आपको उसको स्वीकार करना है, उस कार्य को करना है। तीसरी शर्त है दल के निर्णयों का पालन करना, दलों के निर्णयों को, दलों की जगह हम यहाँ पे एक दल कहेंगे क्योंकि एक ही दल है, तो दल के निर्णयों का पालन करना है, दल के जो भी नियम वगैरह हैं उन नियम को मानना, उन नियम की पालना करना, जो भी इस दल के, क्योंकि इस दल के कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट जो शर्त है वो है सदस्यता शुल्क देना। ओके, तो अब ये चीज़ आप गौर से समझ लेना है कि चीन की साम्यवादी दल का सदस्य बनने से पहले उसे 4 शर्तों की पालना करनी होती है, और 4 शर्तें यहाँ पे मैंने कंटिन्यू लिखी है, लास्ट में है सदस्यता शुल्क है वो देना होगा। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति उस दल का सदस्य बन सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि सदस्य की भर्ती सावधानी से की जाती है, और इसलिए सदस्य बनने से पूर्व व्यक्ति एक प्रकार से कुछ समय के लिए इनका एक उम्मीदवार रह सकता है। उम्मीदवार यानी पूरा फाइनल सदस्य नहीं होता है, इन शर्तों का पालन तो करता ही है। इसके अलावा सदस्य को अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर 8 जो बातें लिखी होती है, रजिस्ट्रेशन कार्ड पर कितनी बातें होती हैं? 8 बातें, उन 8 बातों का पालन करना होता है। वो कौन सी बातें हैं? तो पहली है साम्यवादी दल के स्वरूप व दल निर्माण के विषय में लेनिन और स्टालिन के सिद्धांतों को समझना। दूसरा, दल का देश में अंतिम उद्देश्य साम्यवादी की स्थापना को समझना। तीसरा जो बात है वो माननी है मेंबर को, वो है साम्यवादी या जो साम्यवादी विचारधारा है, तो साम्यवाद के लिए आजीवन संघर्ष करने हेतु निश्चय रखना, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दलीय अनुशासन और नेताओं की आज्ञा का पालन करना। सर्वसाधारण के सामान्य हितों को निजी स्वार्थ के ऊपर रखना। आत्मचेतना और आलोचना द्वारा अपनी कमियों का निरीक्षण कर उनमें सुधार करना। सर्वसाधारण जनता की सच्चे हृदय से सेवा करना, उसके मत को सुनना, उन्हें दलीय नीति से परिचित कराना। और लास्ट है मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओ के सिद्धांतों का पालन करना। तो ये कुछ बातें हैं जो एक मेंबर बनने के दौरान वह उन बातों का पालन करेगा, ठीक है। और सत्य तो है ही जो स्वीकार करना जरूरी है। अब ध्यान रखें कि उनकी योग्यता, जो मेंबर उनका सदस्य बन रहा है, तो जो मेंबर किसी मान लीजिए साम्यवादी पार्टी का सदस्य है, तो उसमें जितना टैलेंट है, जितनी योग्यता है, उसी के अनुसार उसका प्रमोशन होता है। क्या होता है? पदोन्नति होती है। पदोन्नति मतलब इसके अलग अलग लेवल है इस पार्टी के, तो वो जैसा योग्य होगा उस अकॉर्डिंग उसकी पदोन्नति होगी। तो इस तरह से कोई भी अगर पार्टी, मतलब पार्टी तो यही है साम्यवादी पार्टी, और कोई व्यक्ति इनकी दलीय नीति या सिद्धांत शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है, और छोटा बड़ा दंड हो सकता है, और साथ ही साथ उसे दल से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इस साम्यवादी दल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस बनावट में है, कैसा है और किस तरह के लेवल हैं इसमें, यानी इस साम्यवादी दल का संगठन। तो ये आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे हम बढ़ते हैं। इस दल से संभावित प्रश्न आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना, इस टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो साम्यवादी दल का संगठन, संगठन का मतलब है स्ट्रक्चर, किस तरह से बनावट के रूप में बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक नियम विधानों पर काम करता है। यानी कहा गया है
कि पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी दल की तरह चीन का साम्यवादी दल भी पूर्णतः केंद्रीकृत, कठोर और अनुशासन युक्त एवं एकाधिकारपूर्ण संगठन है जो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, लोकतंत्र के साथ साथ केंद्रीकरण सत्ता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। चीन में साम्यवादी जो दल हैं उसका अगर संगठन देखें तो इसकी जो आकृति वो पिरामिड आकृति की। कैसा है ये दल? जिस तरह से पिरामिड होता है, जिस तरह से क्या होता है पिरामिड, उसी तरह इस साम्यवादी दल का संगठन बना हुआ है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। तो चीन में साम्यवादी दल का संगठन पिरामिड आकार का है। किसा है? पिरामिड आकार का है। और इस तरह से इस दल का जो कहें लास्ट पॉइंट, इस दल का जो बेस है, यानी पिरामिड जिस पे टिका होता है वो बेस कहलाता है। तो इस दल का जो आधार है वो है सेल। दल का जो आधार है वो है सेल। यानी जैसे एक पिरामिड होता है तो ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहा गया सेल। और सबसे ऊपर वाली जो संस्था यानी शीर्ष, जो शीर्ष स्तर है जैसे ऊपर वाला वो है पॉलिट, यहाँ पे वर्ड नाम दिया गया है पॉलिट ब्यूरो। क्या है? पॉलिट ब्यूरो। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है कि ये दल किस तरह की आकृति में बना। पिरामिड के सबसे ऊपर का बात करें तो पॉलिट ब्यूरो है, सबसे नीचे वाला है सेल। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और रह जाती है वो ये है कि इन दल के संगठन को हम बारी बारी से जानते हैं। ये संगठन में जो स्ट्रक्चर है यानी लेवल, जैसे हमने बात करी ना कि अगर इस तरह से है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये किस तरह से लेवल बनते हैं वो। तो इस दल का जो पहला चरण है, इन पहला जो लेवल है, पहला जो स्टेज है वो है प्रारंभिक संगठित सेल। प्रारंभिक संगठित सेल यानी ये सबसे नीचे वाला दल के सबसे नीचे वाला जो लेवल कहलाता है वो है सेल। क्योंकि दल पहले सेल होती है, सेल के अंदर सदस्य होते हैं, फिर इसके बाद पॉलिट केंद्रीय समिति कहलाती है, इसके बाद पॉलिट ब्यूरो है, सचिवालय है और नियंत्रण दल आयोग है। तो ये सब मिलकर एक पूरा साम्यवादी दल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो प्रारंभिक संगठित सेल है वो कहलाता है सेल। अब इसमें ध्यान रखेंगे जो 20 सदस्यों की प्राथमिक इकाई होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य, यानी होते हैं बहुत है। तो इसका जो सेल होता है वो 20-20 सदस्यों का सेल होता है। कितना होता है? 20-20 सदस्यों का सेल होता है। और ये इकाइयाँ कृषि, फर्म और कारखाना या सेना में हो सकती है। ये जो सेल यानी एक यूनिट होती है जो हर किसी, क्या दिखती है कि ये जो सेल हैं कहीं ना कहीं कार्यों में लगी रहती है। जैसे मान लीजिए कि कृषि फर्म में ये काम करती है, कृषि फर्म हो गया, कारखाने या सेना। ये जो सेल बनती है वो 20-20 सदस्यों की होती है और ये किसी भी क्षेत्र में वहाँ जुड़ी रहती है। जैसे कृषि फर्म में है तो ये कृषि फर्म में भी रह सकती है, यानी साम्यवादी दल है वो पूरे चीन में फैला हुआ है। और इस तरह से कारखानों में भी ये एक यूनिट होती है इकाई की तरह, जैसे बात करें कि यूनियन होता है वैसे ही। फिर और कुछ इसमें बातें हैं जो आपको बताना चाहूँ तो आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर ग्रामीण या शहरी कांग्रेस होती है जो काउंटी के सदस्यों का निर्वाचन भी करती है। 1928 से लेकर 1945 के बीच की अगर बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं हुई और न ही कोई कांग्रेस 1945 के बाद के वर्षों में, जबकि विधान के अनुसार अधिवेशन प्रति 3 वर्ष बाद होना चाहिए। तो ये काम को देख लेती है। सेकंड स्तर, ठीक है ना, हम स्तर लेवल की बात कर रहे हैं। सबसे नीचे से बात करें तो वो सेल हो गया। इसके बाद दूसरा आता है केंद्रीय समिति। दूसरा क्या है? केंद्रीय समिति। ध्यान रखेंगे केंद्रीय समिति तो राष्ट्रीय कांग्रेस दल का एक बड़ा निकाय है। आवश्यकता होने पर शीघ्रता के साथ बैठक आमंत्रित नहीं की जाती है। राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय समिति की स्थापना की गई, इसका निर्वाचन राष्ट्रीय कांग्रेस दल करता है। इसमें सदस्यों की बात करें तो 158 हैं। यह कांग्रेस की जो कांग्रेस तो होता है इसका राजनीतिक मतलब संसद का एक जो दल होता है कांग्रेस, संसद में सदन होता है ना, सदन, तो वो मिलकर बनता है कांग्रेस। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बड़ा निकाय है। राष्ट्रीय कांग्रेस
का बड़ा निकाय है और इसके मेंबर 158 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, सदस्य इसके अंतर्गत। और कभी कभार 158 वैकल्पिक सदस्य होते हैं, जब जरूरत पड़े तब ये काम में आते हैं। इस तरह से ये इनके मेंबर होते हैं। अब आ गया लेवल तीसरे लेवल पर इस दल में क्या होता है, तो पॉलिट ब्यूरो क्या होता है। इस दल का तीसरा लेवल है वो कहलाता है पॉलिट ब्यूरो। अब पॉलिट ब्यूरो में केंद्रीय समिति की तुलना में यह छोटा निकाय है, जिसकी सदस्य संख्या यह उससे छोटा है, लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं वो 24 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 24 सदस्य होते हैं इसके अंतर्गत। और यह अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण दल है जो दल के संगठन को संचालित करता है। यानी पॉलिट ब्यूरो दल की केंद्रीय समिति के अधिवेशन आमंत्रित करता है, अपने निकायों को उसके पास भेजता है, तो दल के संगठन को संचालित करता है। ये ध्यान रखना, दल के संगठन को संचालित करता है। यानी एक तरह से इन्हीं में से सरकार भी बनती है, और सरकार नहीं होती है तब इन्हीं में से कुछ दल होता है वो कानून व्यवस्था के बारे में भी जानकारी रखता है और कानून व्यवस्था के बनाने में भी सहयोग देता है। तो पॉलिट ब्यूरो में अंतिम शक्ति 9 सदस्यों के पास 24 होते हैं, उसमें से भी जो 9 सदस्य होते हैं उसके पास पूरा पावर होता है। तो ये वास्तविक शक्तिशाली होते हैं। और इस दौरान अगर देखें तो इनको इस दल का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। 9 सदस्य होते हैं, इनको इन दल का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। वर्तमान में ध्यान रखना, इस दल के जो सर्वोच्च नेता होते हैं वह इस दल के प्रभावशाली नेताओं में काउंटिंग होते हैं। और अतीत में माओ तुंग, ताऊ एनलाई, लिन प्याओ, हु तेंग जैसे सदस्य इसके सर्वाधिक सदस्य रहे, यानी इसका एक प्रभावशाली एक सदस्य रहता है हमेशा। नेक्स्ट 4 लेवल, इसका 4 लेवल होता है सचिवालय। साम्यवादी दल के संगठन में नेक्स्ट लेवल आता है, जब ऊपर बढ़ते हैं तो आता है सचिवालय। तो सचिवालय के अंदर 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और इन 7 सदस्यों के साथ इस दल का एक महासचिव भी इनमें काउंट होता है, और इस महासचिव को अध्यक्ष कहा जाता है। यह प्रतिदिन दल की केंद्रीय अंगों, ब्यूरो, समितियों के संचालन में निर्देशन और कार्य देता है। और लास्ट में आता है 5वां, यानी सबसे ऊपर की हम बात करें, दल नियंत्रण आयोग। दल नियंत्रण आयोग जो क्या करता है, ये आयोग उन दल के नियंत्रण रखता है, मतलब कानून, नियम, व्यवस्था कहाँ पे पालन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा, कौन नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये केंद्रीय समिति का ही अंग होता है। किसका? केंद्रीय समिति का। इसमें 1 सचिव और 7 उप सचिव। इसके अंतर्गत 1 सचिव होता है, 7 उप सचिव होते हैं और 18 सदस्य होते हैं। इस तरह से ये 3 तो हो गए। अब इसके अलावा ये इसके 4 जुड़ के काम करते हैं, और ये जो दोनों हैं केंद्रीय समिति का अंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल हो गए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ये दल है ना, इनकी सरकार की राजनीति को भी क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और दल काफ़ी प्रभावशाली है। इसी दल के द्वारा सरकार भी नियंत्रित होती है, सरकार भी चलती है। इनका इलेक्शन इन्हीं में से होता है, इन्हीं में से एक प्रधान होता है, बाकी उप प्रधान होकर काम करते हैं। तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी है वह सामाजिक संगठन और संगठन का अन्य कोई भी प्रगतिशील तत्व के रूप में काम करती है। अब ये टॉपिक यहीं पूरा होता है। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अदरवाइज ये 99वां एपिसोड है, बीए सेकंड ईयर का 99वां। नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा वो बीए सेकंड ईयर के सिलेबस का 100वां एडिशन यानी 100वां एपिसोड होगा। इसके साथ ही बीए सेकंड ईयर का जो पॉलिटिकल का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो अति महत्वपूर्ण नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।